अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी, उसी के आगे के क्रम में अगला जो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं वह है इसी चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज, एक गैर प्रोटीन युक्त एंजाइम है। बेटा देखना, अपन सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या है बेटा? मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं वह बेटा प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है राइबोजाइम, जिसके अंदर आरएनए जो होता है वह प्रोटीन के रूप में काम करता है। लाइगेज, वी नो दैट इट इज अ प्रोटीन एंजाइम। ये जो है वो बेटा प्रोटीन एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, यह भी बेटा जो है प्रोटीन एंजाइम होता है। यह भी कैसा है बेटा? प्रोटीन एंजाइम होता है। यह भी आपके प्रोटीन एंजाइम होता है, तो यह भी आंसर होगा नहीं। लाइसोजाइम, वी नो दैट लाइसोजाइम क्या करता है बेटा? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करता है। वर्क मैं बाद में बता देता हूं बेटा। यह भी एक तरह का क्या है बेटा? प्रोटीन एंजाइम है। जबकि जो राइबोजाइम होता है, इट इज कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए होता है। यह प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। आरएनए जो होता है वह एंजाइम के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गैर प्रोटीन युक्त एंजाइम जो है राइबोजाइम होता है। लाइगेज क्या करता है बेटा? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, डीएनए खंडों को जोड़ने का जो काम है वह लाइगेज के द्वारा किया जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेजेज डीएनए को डिग्रेड करने का काम करता है। डिग्रेड डीएनए। लाइसोजाइम डिग्रेड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को डिग्रेड करने का काम करता है। और राइबोजाइम के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो आरएनए होता है वह राइबोजाइम के फॉर्म के अंदर काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the trait given below except, एक अणु जो आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य कर सकता है उसे नीचे दिए गए लक्षणों को पूरा करना चाहिए सिवाय इसके की। बेटा, अपन सभी जानते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के क्या होते हैं बेटा? गुण होते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनमें से मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, कौन सा गुण आनुवंशिक पदार्थ का होना जरूरी नहीं है। पहला गुण देखते हैं बेटा, पहला ऑप्शन देखते हैं। यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल आनुवंशिक पदार्थ का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, तो यही जो है आपका आंसर चला जाएगा। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं बेटा। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इसमें विकास के लिए आवश्यक धीमे परिवर्तनों की गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, ये आनुवंशिक पदार्थ का गुण है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट should be able to express itself in the form of Mendelian characters.
इसे मेंडेलियन लक्षणों के रूप में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो यह भी एक आनुवांशिक पदार्थ का गुण है, तो यह आंसर नहीं होगा। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इससे अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए, यह भी एक आनुवांशिक पदार्थ का गुण है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह चला जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृति कहां होती है? प्रतिकृति होती है केंद्रिका के भीतर, विद इन न्यूक्लियोलस। बेटा अगर बात करें बैक्टीरिया जो एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नाम की कोई स्ट्रक्चर जो है वह प्रेजेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपके चला गया। प्रियर टू फिजन, विखंडन से पहले। बेटा देखना बैक्टीरिया जो होता है वह डिवाइड होता है फिजन के द्वारा, बैक्टीरिया जो होता है विखंडन के द्वारा उसके अंदर विभाजन देखने को मिलता है, और विखंडन से पहले उसको रेप्लिकेट करना जरूरी है। तो आंसर भी क्या चला जाएगा बेटा? विखंडन से पहले। अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख लो भली, बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय फिशन, ठीक है, एंड बिफोर फिशन DNA replication must occur. DNA replication must occurs. DNA replication जो है होना है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तीनों ही एक साथ चलते हैं बेटा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ड्यूरिंग एस फेज, बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन इन एस फेज के चरण के दौरान होता है, बिल्कुल ये भी आंसर यहाँ पर हो सकता है। एस फेज सिंथेसिस फेज के दौरान हो सकता है बेटा, तो एस चरण के दौरान भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। स्प्लाइसियोसोम किसकी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? पहले तो इसका मतलब समझना है। देखना बेटा, स्प्लाइसियोसोम जो है वह आपके काम में आते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। कब काम आते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग प्रोसेस में काम में आते हैं। और स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के अंदर स्प्लाइसियोसोम जो है वह काम में आते हैं, और ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो होता है वह किस में होता है? अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो है वह आपके एब्सेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जो भी है वो आंसर आपके हो जाएगा। फंजाई जो होती है वह यूकैरियोटिक होती है, आंसर नहीं होगा। एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं, आंसर नहीं होगा। बैक्टीरिया जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक होते हैं, आंसर चला जाएगा आपके बैक्टीरिया। प्लांट्स भी कैसे होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए प्लांट भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है चीज? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। एक न्यूक्लियोसोम के साथ हिस्टोन H1 का जुड़ाव क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता बेटा? बेटा अपन सब जानते हैं कि न्यूक्लियोसोम के साथ जो हिस्टोन H1 जुड़ता है, मतलब डीएनए का क्या हो रहा है बेटा? डीएनए जो तंतु है वह आपस में जुड़कर संघनित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कम है, डीएनए लेंथी है, लीनियर फॉर्म के अंदर है, उसको संघनित करके कंडेंस्ड करके हमें किसके अंदर इंसर्ट करना है? न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करना है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन कहीं है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स DNA replication is occurring
डीएनए प्रतिकृति हो रही है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। डीएनए एक क्रोमेटिन फाइबर में संघनित हो गया है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? सेकंड चला जाएगा। क्लियर है चीज? ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ। सबसे पहले किसने दिया था ये पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है किस में सबसे पहले डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सबसे पहले किस में दिखाया गया था। बेटा अपन सब जानते हैं कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मिशेल्सन, दूसरे का नाम था स्ट्रेहल। दो साइंटिस्ट थे, मिशेल्सन एंड स्ट्रेहल। मिशेल्सन एंड स्ट्रेहल। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। और ये ई कोलाई क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया होता है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति का या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बैक्टीरियम जो है यहां पर आपके आंसर है वह चला जाएगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेलेक्ट दी करेक्ट मैच। सही मिलान का चयन करना है। इनमें से जो भी सही मिलान है उसको आपको चयन करना है। एलेक्स जेफरी जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आगे ऑप्शन के अंदर दे रखा है, लेकिन वी नो दैट एलेक्स जेफरी का संबंध किससे है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इसका संबंध होता है। किसका? एलेक्स जेफरी का संबंध किससे है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपके नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस। बेटा हर्से एंड चेस के आगे लिखा है टीएमवी। पहले तो टीएमवी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए बेटा। टोबैको मोज़ेक वायरस, जो एक तरह का आरएनए वायरस है। कैसा है बेटा? आरएनए वायरस है। ठीक है, लेकिन हर्से एंड चेस का संबंध जो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ किया था। तो इसका संबंध तो क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल से इसका संबंध है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इट वाज प्रूवन बाय एल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस। अगला ऑप्शन देखिएगा बेटा, ये भी गलत हो गया बेटा। मैथ्यू मिशेल्सन एंड एफ स्टेल पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम का संबंध तो बेटा मेंडल से है। तो मिशेल्सन एंड स्टेल ने क्या किया था बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव, इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसको प्रूफ किया था आपके मिशेल्सन एंड स्टेल्स ने। फ्रांस कोइस जैकोब एंड जैक्वस मोनार्ड। लैक ऑपेरॉन, बिल्कुल सही है। इन्होंने ही सबसे पहले लैक ऑपेरॉन, फ्रैंकाइस जैकब और जैक्स मोनार्ड ने सबसे पहले लैक ऑपेरॉन को एक्सप्लेन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट दी करेक्ट मैच। सही मिलान का एक बार पुनः अपन को चयन करना है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। यही एक जो है फर्स्ट जो है आपके आंसर चला जाएगा। F2 इंटू रेसेसिव पेरेंट, F2 इंटू रेसेसिव पेरेंट, ऐसा कोई क्रॉस हम लोग पढ़ते ही नहीं है बेटा। टीएच मॉर्गन ट्रांसडक्शन, नहीं बेटा। टीएच मॉर्गन का संबंध किससे है बेटा? टीएच मॉर्गन का संबंध आपके लिंकेज से है। किससे है बेटा? लिंकेज से। जिन्होंने ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लिंकेज शब्द दिया था। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं बेटा। जी मेंडल का संबंध किससे है बेटा? पाइसम सटाइवम से है। पाइसम सटाइवम या पी प्लांट से है। और भी कई हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर जो है सही मिलान के अंदर चला जाएगा आपके राइबोजाइम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। एक सीक्वेंस दे रखी है, इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। देखना बेटा, अपन सब जानते हैं, देखिएगा पहले मैंने कहा था आपको कि किसी भी तरह की सीक्वेंस जो है वो आपको रीड नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उसको आपको देखना है। तो ये एक अपन सब जानते हैं कि डीएनए के अंदर क्या होता है, ये 5 ये 3 ये 3 ये 5
ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट। ये कौन सा हो जाएगा? इसको बोलते हैं बेटा नॉन टेम्पलेट। ठीक है, नॉन टेम्पलेट। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं देखना, 5 to 3 जो होता है वह नॉन टेम्पलेट होता है। इसी को बोलते हैं बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कोडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कोडिंग। इज दैट क्लियर? और नाम देखो बेटा, इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सेंस स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटी सेंस। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। अब ये कह रहा है कौन सी सीक्वेंस दी है? सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब कोडिंग की आपको सीक्वेंस दी है। मतलब कौन सी दी है बेटा? 5 डैश से 3 डैश सीक्वेंस आपको दे रखी है। कौन सी? AGG TAT CG CAT 3 डैश। ठीक है, ये आपको कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है और पूछा है कि इससे बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी। तो बेटा आरएनए जो होता है वो हमेशा 3 डैश 5 डैश वाले डीएनए स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो वापस यही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल रखना है। तो ये का ये सीक्वेंस आएगा बेटा 5 डैश AGG UAU CGCAU 3 डैश। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसा कहीं पर देखने को मिल रहा है AGG कहां पर आ रहा है? AGG ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। आंसर आपका चला जाएगा फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ऑल दी फॉलोइंग आर दी पार्ट ऑफ ऑन ओपेरॉन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है? अपन सब जानते हैं बेटा ओपेरॉन के अंदर एक होता है ऑपरेटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। एनहांसर ओपेरॉन का भाग नहीं है, ओपेरॉन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एनहांसर जो है ओपेरॉन का पार्ट नहीं होता है। प्रमोटर जो है होता ही है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। आपने डायग्राम भी देखा था बेटा, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ये होता है प्रमोटर, ये होता है ऑपरेटर, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये 5 डैश से 3 डैश और ये 3 डैश से 5 डैश। ये आपके हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन और ये हो जाएगा बेटा टर्मिनेटर जीन। ये क्या है बेटा? ये आपके ओपेरॉन की यूनिट है। ओपेरॉन यूनिट है, ओपेरॉन इकाई है। ठीक है, ओपेरॉन यूनिट है। ठीक है, ओपेरॉन की इकाई जो है उसके अंदर इस तरीके की जो है आपको पी का मतलब होता है बेटा, बच्चे कहेंगे सर फुल फॉर्म नहीं लिखवा रहे हो, प्रोमोटर। ओ का मतलब होता है बेटा ऑपरेटर। SG को मैं डिनोट कर रहा हूं स्ट्रक्चरल जीन से, स्ट्रक्चरल जीन से। TG का मतलब है बेटा टर्मिनेटर जीन। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आया? चले आगे बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। बेटा सिंपल सी बात है, प्यूरिन 2 तरीके की, PU का मतलब प्यूरिन 2 तरीके की होती है, एडिनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडिन जो होती है वह 3 तरीके की होती है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये कह रहा है प्यूरिन जो DNA RNA दोनों में पाई जाती है। प्यूरिन जो होती है एडिनिन और ग्वेनिन जो है, आंसर नंबर सेकंड के अंदर ही दे रखा है, एडिनिन और ग्वेनिन जो है आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन will there be no change in the reading frame of following mRNA। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ऐसा करें कि उसके डीएनए के रीडिंग फ्रेम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, पहले तो सीक्वेंस लिख लो। सीक्वेंस मैंने लिख दिया 5 डैश AAC AGC GGU GCU AUU 3 डैश। वापिस एक बार रिपीट कर लो। AAC बिल्कुल लिखा हुआ है, AAC AGC बिल्कुल लिखा हुआ है, AGC GGU GGU लिखा हुआ है, GGU GCU GCU लिखा हुआ है, AUU लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा क्या करें कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में निम्नलिखित mRNA के रीडिंग फ्रेम में कोई बदलाव नहीं होगा। रीडिंग, पहले तो बेटा फ्रेम शिफ्ट होता क्या है? ठीक है, रीडिंग फ्रेम में कोई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन से या किसी न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन से उसमें और उसके आगे आने वाले सभी
जो कोडोन है वह परिवर्तित हो जाए, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के एमिनो अम्ल जो है वह कोडित होना शुरू हो जाए, तो उसे अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो है वह आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, उससे लिया गया है बेटा, ठीक है, उससे लिया गया है। देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। ये कह रहा है 5वें स्थान पर जी का निवेश, 5वें स्थान पर जी का निवेश। बेटा देखना पोजीशन अपन इसकी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन को इतनी चाहिए, चलो 5 और 4 इतना ही लिख रखा है, तो अपन को जितनी लिख रखी उतनी लिखो ना, पूरा टाइम वेस्ट क्यों करें। ये कह रहा है 5वें स्थान पर जी का निवेश। अगर मैं कह रहा हूं 5वें स्थान पर यहां पर जी का निवेश करें, तो रीडिंग फ्रेम में बिल्कुल आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा बेटा, AAC AGG हो जाएगा, फिर CGG हो जाएगा, तो बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा आपके, पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है 5वें स्थान से जी का विलोपन, एडिशन और डिलीशन से वहां पर और उसके आगे दोनों ही जगह पर चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं है। फिर क्या कह रहा है, चौथे व 5वें स्थान पर ए और जी का निवेशन, चौथे और 5वें पर अगर अपन ए और जी डाल दें तो अगेन जो है आपके AAC AGC GGU, यहां पर जो है किसी भी 7वें 8वें और 9वें स्थान से GGU, 7वें 8वें 9वें से GGU का विलोपन, अगर यहां पर इसको हटा दें तो बेटा क्या होगा, आपको पता ही है, आपको यहां पर जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा अगर कोई एक कोडोन या 2 कोडोन, देखो बेटा क्या होता है बेसिकली कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन और डिलीशन होता है तो 101% रीडिंग फ्रेम जो है वह चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड डाले जाएं तो रीडिंग फ्रेम में कोई ज़्यादा परिवर्तन, एक अमीनो अम्ल चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है 4 जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थ्योरी के अंदर और अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्ड जिसको EST कहते हैं, EST क्वेश्चन कहां से लिया है बेटा, HGP ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन लिया है। EST रेफर्स टू जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल DNA सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स किसको कहते हैं बेटा, कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब होता है ऐसे DNA, ऐसे जीन जो RNA के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, उसे ही अपन लोग RNA के रूप में जो एक्सप्रेस होने वाले जो DNA सीक्वेंस होते हैं उसी को अपन लोग EST बोलते हैं। बेटा देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर 2 टेक्निक्स काम में ली की थी, एक तो काम में ली थी बेटा आपके EST और दूसरी काम में ली थी सीक्वेंस एनोटेशन। क्या काम में ली थी बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन, जिसको बोलते हैं आई थिंक अनुक्रम टिप्पण, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, अनुक्रम टिप्पण, मतलब जो भी RNA के रूप में व्यक्त हो रहे हैं उनके कार्यों का निर्धारण करना जो है वह इसके अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, मैच दी फॉलोइंग जीन ऑफ द लेक ओपेरॉन विथ देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। लेक ओपेरॉन के निम्नलिखित जीनों का उनके संबंधित उत्पादों के साथ मिलान करिए। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि लेक ओपेरॉन के अंदर आपके बेसिकली जीन जो होते हैं 4 जीन, अगर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं लेक Z, 3 होते हैं लेक Y और तीसरा होता है बेटा लेक A। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चरल जीन है। बेटा कैसे ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकली अपोजिट लिखना है, अल्फाबेटिकली पहले A होता है फिर Y होता है फिर Z होता है, अपन को अल्फाबेटिकली अपोजिट लिखना है। अल्फाबेटिकली अपोजिट लिखने के बाद आपको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में लिखना है। पहले आता है B, ठीक है, पहले आता है B, ठीक है, फिर आता है P और फिर आता है T। ठीक है, तो B का मतलब है बीटा गैलेक्टो साइडेज, P का मतलब होता है बेटा परमिएजेज और T का मतलब होता है बेटा ट्रांस एसिडेज।
एसिटाइलेज, और एक होता है बेटा जीन आई आपके बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन। तो जहां पर आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मैच करना है, तो पहला ही देख लेते हैं जीन आई जो है रिप्रेसर, ए का थर्ड कहां पर आ रहा है? अच्छा ऐसे कैसे, ऑप्शन में गड़बड़ है बेटा, ए का थर्ड ऑप्शन अपन बना लेते हैं बेटा, अपन बना लेते हैं ऑप्शन इसके ये सभी काट लो ऑप्शन, अपन ऑप्शन बना लेते हैं ए का थर्ड, ठीक है बेटा। जेड के से बनता है बीटा गैलेक्सोसाइड, बी का फर्स्ट, ए जीन लेग जेड, ए के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस ए का 4, ए का क्या हो जाएगा बेटा? 4, ठीक है, ए बी सी, फिर डी में वाई से होता है बेटा परमेजेज, बी का सेकंड, बी का जो है वह आपके सेकंड, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डीएनए? डीएनए के निम्नलिखित खिंचाव द्वारा, खिंचाव की जगह डीएनए के निम्नलिखित अनुक्रम द्वारा उत्पादित एमआरएनए का सही क्रम होगा। बेटा अपन सब जानते हैं कि एमआरएनए का निर्माण जो होता है वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है, ठीक है। इसका अपोजिट बना दो, इसका अपोजिट बनाओगे तो कोडिंग स्ट्रैंड आएगा, कोडिंग का कोडिंग ही आएगा, लेकिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। क्या हो जाएगा बेटा? देखना 5' थाइमिन की जगह यूरेसिल, ACG यूरेसिल, ACG यूरेसिल, ACG यूरेसिल, AC3'। ये जो है आपका आंसर है, ऑप्शन के अंदर जहां लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएसी कहां पर है बेटा? इसमें है नहीं, यहां पर है, लेकिन 5' होना चाहिए, ये होगा नहीं, आंसर जो चला जाएगा आपके सेकंड जो है वह आंसर आपके चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा? सेकंड जो है वह आपके आंसर चला जाएगा। क्लियर है? एक मिनट बेटा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विथ देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज का उनके ट्रांसक्राइब्ड उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 तरीके के। अब कौन कौन से होते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, कौन कौन से होते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। अब देखना बेटा किस तरीके से याद रखना आपको। बेटा अगर आज से कुछ 15-20 साल पुरानी बात करें तो एक बहुत ही फेमस कंपनी की घड़ी आती थी। कौन सी घड़ी थी? उसका नाम था बेटा HMT। क्या घड़ी का नाम क्या था बेटा? HMT वॉच जो है काफी फेमस थी, HMT वॉच, ठीक है। HMT वॉच एक उस समय का फैशन था कि कौन सी घड़ी लाई? HMT घड़ी लाई। तो आपको HMT की जगह RMT वर्ड ध्यान रखना है। HMT की जगह कौन सा वर्ड ध्यान रखना बेटा? RMT। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह RRNA को बनाता है, सेकंड जो होता है वह mRNA को बनाता है, और थर्ड जो होता है वह आपके tRNA का निर्माण करता है, ठीक है। mRNA की जगह पर अगर ऑप्शन के अंदर HNRNA लिखा है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, तो वो भी सही होगा, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर पहले HNRNA बनता है और HNRNA आगे चलकर mRNA, उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद ये HNRNA आपके mRNA का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पहला है RRNA, पहला कौन सा होगा? पॉलीमरेज RRNA। ए का सेकंड कहाँ आ रहा है भाई? ए का सेकंड पहले के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन चला जाएगा आपके, देख लेते हैं। और सेकंड के द्वारा कौन होता है बेटा? सेकंड के द्वारा HNRNA, ठीक है। बी का थर्ड। फिर क्या कह रहा है बेटा? RNA पॉलीमरेज थर्ड से T, मतलब C का फर्स्ट। ये आपको, ये बेटा 2 बार यूं है कि एक बार इंग्लिश मीडियम के हैं और दूसरी बार ऑप्शन जो है वह हिंदी मीडियम के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। निम्नलिखित में से आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं के सही संयोजन की पहचान कीजिए। यूनिवर्सल, बिल्कुल यूनिवर्सल होता ही है। नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस भी होता है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होता बेटा, ओवरलैपिंग की जगह नॉन ओवरलैपिंग होता है, तो आंसर ये नहीं होगा। डीजनरेट, ओवरलैपिंग अगेन आ गया, तो ओवरलैपिंग की जगह ये भी आंसर नहीं होगा। यूनिवर्सल, एम्बिगुअस नहीं होता बेटा, नॉन एम्बिगुअस होता है, ये आंसर भी नहीं होगा। डीजनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, बिल्कुल बेटा यही जो है थर्ड आपके आंसर चला जाएगा। अब देखना बेटा यहाँ की कुछ मैं आपको इनका मतलब क्या होता है वो भी लिखवा देता हूँ क्वेश्चन के साथ में, ताकि आपके जो है ऑप्शन जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है वह यहीं पर क्लियर हो जाए। देखना बेटा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पर रॉन्ग क्या क्या है वो भी अपन एक साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये ओवरलैपिंग दे रखा है। यहाँ पर गलत क्यों हुआ, क्योंकि ओवरलैपिंग दे रखा है। यहाँ पर गलत क्यों हुआ, एम्बिगुअस दे रखा है। आंसर जो है वह आपके फोर्थ है। अब यहाँ पे समझते हैं कि डीजनरेट का मतलब क्या है। डीजनरेट का मतलब सेम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, डीजनरेट का मतलब होता है सेम एमिनो एसिड, सेम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक से ज़्यादा कोडोन जो है, एक ही एमिनो एसिड जो है वह कोड होते हैं। डीजनरेट का मतलब सेम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। दूसरा है बेटा नॉन एम्बिगुअस। दूसरा दे रखा है बेटा आपके नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, नॉन एम्बिगुअस का मतलब वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। वन कोडोन कोड्स ओनली, वन कोडोन कोड्स ओनली वन एमिनो एसिड, वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। बेटा नॉन ओवरलैपिंग को अगर समझना है तो देखना बेटा कुछ इस तरीके से अपन समझते हैं। मैं एक यहाँ पर सीक्वेंस लिखता हूँ, एक सीक्वेंस लिख ली मैंने, AUG CAG ACG ACC। अब देखना बेटा अगर ओवरलैपिंग होती तो क्या होता, या और ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग है तो क्या हुआ। इफ ओवरलैपिंग परजेंट, ओवरलैपिंग परजेंट, और इधर लिख लेता हूं इफ नॉन ओवरलैपिंग एब्सेंट, या अपन कह सकते हैं क्या है बेटा, नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है। तो इन दोनों का मतलब समझना है तो कैसे समझना है बेटा, अगर देखो बेटा ये कोई mRNA का सीक्वेंस है, कोडोन का सीक्वेंस है, अगर ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती तो यहां पर कितने कोडोन होते, ओवरलैपिंग होती तो देखो पहला कोडोन क्या बनता, AUG, पहला कोडोन बनता बेटा AUG। ओवरलैपिंग है तो क्या होगा, दूसरा कोडोन बनेगा बेटा UGC, दूसरा कौन सा बनेगा बेटा UGC, तीसरा कौन सा बनेगा बेटा GCA, तीसरा कौन सा बनेगा बेटा GCA, चौथा कौन सा बनेगा बेटा CAG, चौथा बन जाएगा आपके CAG, अगला कौन सा होगा AGA, अगला हो जाएगा बेटा AGA, अगला कौन सा AGA के बाद हो जाएगा GAC, कौन सा हो जाएगा बेटा सॉरी मिटा के लिख लेता हूं ना, GAC, अगला कौन सा हो जाएगा बेटा ACG। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा बेटा ACG के बाद CGA, अगला कौन सा हो जाएगा बेटा GAC, और अगला कौन सा हो जाएगा बेटा ACC, और अगला CC अगला है नहीं। तो अगर ओवरलैपिंग होती तो ये होता, और अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो कितने कोडोन बनते बेटा AUG CAG ACG और ACC। कहने का मतलब क्या है कि एक कोडोन में कोई न्यूक्लियोटाइड अपने से पहले या अपने से बाद वाले कोडोन का पार्ट नहीं होता। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब लिख लो बेटा, एक कोडोन में कोई भी
कोई भी नाइट्रोजन सार अपने से पहले या बाद वाले कोडोन का भाग नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो एमिनो अम्ल जो कोडोन जो होते हैं वो हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। इन अ कोडोन द न्यूक्लियोटाइड नेवर बी द पार्ट ऑफ इट्स प्रियर और इट्स कमिंग कोडोन इज कॉल्ड एज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको सभी चीज आई थिंक क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अपन ने पढ़ लिया sorry, which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage? किस वैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए ही एकमात्र आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो बेटा सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो है वह हर्शे एंड चेस ने 1952 में किया था, जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटाइप फास्फोरस और सल्फर काम में लिए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन सब कुछ जानते ही हैं बेटा, 1952 के अंदर किया था। और इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर को यूज लिया था। फास्फोरस लिया था बेटा डीएनए के लिए और सल्फर जो है वह लिया था प्रोटीन के लिए। क्लियर है चीज? बीडल एंड टैटम 1 जीन 1 एंजाइम जो है वह दिया था बीडल एंड टैटम, ठीक है ना। मिशेल्सन डीएनए रेप्लिकेशन को बताया था। जैकब और मेनार्ड का संबंध जो है वह आपके लैक ओपेरॉन से होता है। क्लियर है चीज? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स। फर्स्ट वो ये बेटा एचएमटी की घड़ी, याद करो बेटा एचएमटी की घड़ी। एचएमटी की जगह कौन सी घड़ी याद रखनी है अपन को? आरएमटी। फर्स्ट की बात कर रहा आरआरएनए, जहां पर अवसर है एमआरएनए नहीं होगा, टीआरएनए नहीं होगा, आरआरएनए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वह थर्ड चला जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ज्यादा औचपोच नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात कर रहा है, ध्यान रखना। एडिनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन। एडिनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, सही की बात कर। तो ये तो डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, थाइमिन के साथ तो पेयरिंग करता है, तो ये कथन तो क्या है बेटा आपका? सही है कथन, सही। ये कथन तो क्या है? डज नॉट पेयर विथ, सही। कौन सा कथन सही की बात पूछा है? डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, थाइमिन के साथ, तो ये कथन क्या हो जाएगा बेटा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कथन कैसा है बेटा? इनकरेक्ट है। ये कथन कैसा है बेटा? गलत कथन है। कैसा है? गलत है, ठीक है। थाइमिन के साथ तो बाइंड करता है। एडिनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल ये कथन क्या है आपके? करेक्ट है। कैसा है बेटा? करेक्ट है। ये कथन ही आपके क्या है बेटा? सही है। आंसर चला जाएगा। एडिनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये कथन कैसा है बेटा? आपके इनकरेक्ट है। यह कथन आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एडिनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बेटा, ये भी कैसा है बेटा? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। ये क्या है बेटा? गलत है। अपन सब जानते हैं एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वेनिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनिन यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रहता है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलें आगे, चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर लिया। विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? मानव जीनोम के आनुवंशिक मानचित्रण और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? बेटा देखना, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं या अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की, तो वह पूरी की पूरी अपन सब जानते हैं कि डीएनए के अंदर, डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता, पहला ही जो है आपका आंसर चला जाएगा। अगली आंसर देख लेते हैं बेटा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं बेटा एसएनपीस। क्या बोलते हैं बेटा? एसएनपीस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म इन एच एन आर एन ए सिक्वेंस, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म इन आरएनए सीक्वेंस, नहीं, आरएनए सीक्वेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना डीएनए के अंदर है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो बेस है वह आपके सॉरी आपके क्या होता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशंस ऑट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू दी म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन से बनते हैं, ठीक है। और दे फॉर्म द बेसिस ऑफ बोथ जेनेटिक जेनेटिक मैपिंग एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, इज दैट क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना बेटा पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, सही कथन की पहचान करनी है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कौन सा बेटा? सही कथन देखना है, सही देखना, ध्यान रखना, गलत मत देखना। इन कैपिंग मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू दी 3' एंड ऑफ HNRNA। कैपिंग में मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट को HNRNA के 3' सिरे पर जोड़ा जाता है। बेटा देखना, कैपिंग जो होती है वह 3' पर नहीं होकर किस पर होती है बेटा? 5' एंड पर होती है। कौन से एंड पर होती है बेटा? 5' एंड जो है उस पर होती है। किस पर होती है बेटा? 5' सिरे के ऊपर आपको कैपिंग देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया आपके रॉन्ग। फिर सेकंड देखना बेटा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विथ रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज रो कारक के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही स्टेटमेंट जो है आपका राइट आंसर होगा। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। अनुलेखन इकाई में कोडिंग स्ट्रैंड को, कोडिंग को थोड़ी करते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को करते हैं। कोडिंग की जगह क्या होता है बेटा? टेम्पलेट होता है। कोडिंग की जगह टेम्पलेट होता है। ऑप्शन गलत हो गया। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, नहीं, ये किसका होता है बेटा? यूकैरियोट्स का होता है। किसका होता है बेटा? यूकैरियोट्स का होता है। और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन। क्लियर है चीज? चले आगे, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड? वही है बेटा, थर्ड की बात कर रहे हैं। वही बेटा, आपको कौन सी घड़ी याद रखनी है? HMT की घड़ी याद रखनी है। HMT की जगह आपको क्या वर्ड याद रह जाएगा? RMT। थर्ड है तो tRNA। tRNA जो है वो आंसर है। tRNA आपके एक ऑप्शन के अंदर ही आएगा 101%, बाकी वाला कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। tRNA, ठीक है ना बेटा? tRNA जो है वो आपका आंसर चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, DNA fingerprinting involve identify differences in some specific region in DNA sequence called as। DNA fingerprinting में DNA अनुक्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरों की पहचान करना शामिल है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? बताइए। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए को हिंदी में भी सैटेलाइट डीएनए एनसीईआरटी ने लिख रखा है। रिपीटेटिव डीएनए, पुनरावर्त डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है। पुनरावर्त डीएनए, पॉलीमॉर्फिक को हिंदी में कुछ बहुरूपी डीएनए बोलते हैं। रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। बेटा देखिएगा, रिपीटेटिव डीएनए जो होता है ना, कुछ स्मॉल स्टेचेस होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर डीएनए के, जो बार बार रिपीट होते हैं कई बार, और ये एक माइनर पीक का फॉर्मेशन करते हैं जब इसका डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं ये बेस बनाते हैं किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो यहाँ पे समझना और अच्छे तरीके से, तो देखिएगा कि इन रिपीटेटिव डीएनए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। डीएनए का एक छोटा अनुक्रम होता है जो कई बार पुनरावर्त होता है।
दीज फ्रीक्वेंस फॉर्म माइनर पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ये देखो बेटा, एक तो बनाई मेजर पीक, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेजर पीक बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा मेजर पीक। और ये जो है आपके जो है माइनर पीक हो गई। बेटा मेजर पीक तो कौन बनाएगा, मेजर पीक तो आपका बल्क जीनोमिक डीएनए बनाएगा, और रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वह माइनर पीक का फॉर्मेशन करता है, डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन करते हैं। आप हायर स्टडीज के अंदर जाओगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा हमें इस टॉपिक के पचड़े के अंदर नहीं फंसना है कि क्या होता है सर मेजर पीक, क्या होता है माइनर पीक। अपन को कोई यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बनना है, एग्जाम को क्रैक करना है। तो मेजर पीक कौन बनाता है, बल्क जीनोमिक डीएनए। माइनर पीक कौन बनाता है बेटा, रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो माइनर पीक बनाता है, ठीक है। जिन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम दी डीएनए। माइनर पीक जो है ये सैटेलाइट डीएनए जो है इसको आइसोलेट किया जाता है, किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। चलिए बेटा, अच्छा सॉरी ये रहा, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryote। प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया में प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र एंजाइम कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज ही होता है। कौन होता है बेटा, इसका आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, आरएनए पॉलीमरेज होता है। और कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। देख लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं भाई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बेटा क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए अणु से आरएनए का निर्माण करता है, डीएनए अणु से आरएनए का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। डीएनएज ये जो है डीएनए लाइगेज तो क्या करेगा बेटा, डीएनए खंडों को जोड़ेगा, डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनएज क्या करेगा बेटा, डीएनएज जिसके पीछे भी एज लगा हुआ आता है ना, वो उसके आगे वाले को डिग्रेड करता है। जैसे मैं कह रहा हूं डीएनएज, ये किसको डिग्रेड करेगा बेटा, डीएनए को डिग्रेड करता है, डीएनए को डिग्रेड करता है, डीएनए को क्या करेगा बेटा, डिग्रेड करेगा। आरएनएज किसको क्रिएट करेगा, देख लेना बेटा, इसको समझ लेते हैं। डीएनएज, आरएनएज, ठीक है, प्रोटीनेज, लाइपेजेज, ठीक है। अब जैसे जिसके पीछे भी एज लगा हुआ होता है, एज ये इसके आगे वाली चीज को डिग्रेड करता है। एज लगा हुआ है ना, एज लगा हुआ है, ये इसके आगे वाली चीज को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। ये किसको डिग्रेड करेगा बेटा, डिग्रेड करेगा डीएनए को, डीएनएज। आरएनएज किसको डिग्रेड करेगा, डिग्रेड करेगा बेटा आरएनए को। प्रोटीनेज किसको डिग्रेड करेगा, ये आपको करेगा प्रोटीनेज, प्रोटीन को। लाइपेजेज किसको करेगा, ये करेगा लिपिड को, ठीक है। प्रोटीनेज का एक और नाम भी है, प्रोटीएजेस भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रोटीएजेस भी लिखा। कार्बोहाइड्रेटेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट। काइटिनेज किसको करेगा, काइटिन को। जैसे और लिख लो, देखो बेटा, काइटिनेज किसको डिग्रेड करेगा बेटा, इसके पीछे एज लिखा हुआ है, ये डिग्रेड करेगा, ये आपके डिग्रेड कर देगा काइटिन को। कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं होता। एमआरएनए बिल्कुल बेटा जरूरी है। एमआरएनए तो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड टेम्पलेट, इट प्रोवाइड टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो अम्ल को लाने का काम करता है, इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ब्रिंग्स एमिनो एसिड, ठीक है। आरआरएनए भी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि यह स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल जो है वह प्ले करता है।
siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, siRNA किसको बोलते हैं बेटा? यही आंसर होगा इसका। यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन कर लेता हूं। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये किस में काम में आता है बेटा? RNAi या RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के अंदर काम में आता है। इंटरफेरेंस, RNA अंतरशेप तकनीकी के अंदर काम आता है, जिसमें क्या करते हैं बेटा? जीन को साइलेंस किया जाता है, जीन को साइलेंट किया जाता है। जीन को साइलेंट करने के RNA siRNA जो है वहां पर काम में आता है। यहां पर siRNA का कोई रोल नहीं होता। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिनिन 30% है और बाकी वाला पूछा है, सिंपल सा बेटा। बताइए बेटा, अगर एडिनिन 30% है तो थाइमिन 30% हो जाएगा। 30 और 30 कितने हो जाएंगे बेटा? 60 हो जाएंगे। तो जी और सी कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। जी हो जाएगा 20 और सी हो जाएगा आपके 20। देख लो, थाइमिन 30 थर्ड ऑप्शन के अंदर आई थिंक आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पर क्या चला जाएगा बेटा? आपके थर्ड ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना। In an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule if growth medium is provided with electrode. What will be the outcome? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक E. coli स्ट्रेन में I जीन उत्परिवर्तित हो गया। पहले तो I जीन का काम क्या होता है? पहले अगर क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो बेटा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन, क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाओगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाओगे। और अपना एक ही टारगेट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर हमें फंसना नहीं है। देखना क्या भाई, देखो बेटा, ये कह रहा है जीन आई जो है वह म्यूटेटेड हो गया। तो अपन को पता होना चाहिए जीन आई का काम क्या करता है। जीन आई क्या करता है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा? रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा? ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होता है, ऑपरेटर पर जुड़ता है, और ऑपरेटर पर जुड़कर क्या करता है बेटा? अनुलेखन को ऑफ कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है बेटा? स्टॉप कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। ये जीन आई का काम है। और ये कह रहा है कि जीन आई जो है वह उत्परिवर्तित हो गया तो अनुलेखन क्या होगा? ऑफ नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? और इसका उत्पाद प्रेरक अणु से नहीं जुड़ पाता है। यदि वृद्धि और इसका उत्पादक प्रेरक अणु से नहीं जुड़ पाता है, इज ए प्रोडक्ट कैन बी बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अच्छा, इंड्यूसर से जुड़ नहीं पाएगा। अब ये क्या कह रहा है? जीन आई म्यूटेटेड हो गया और उसका वह इंड्यूसर से, अब यहां पर क्या कह रहा है? लेकिन इफ इंड्यूसर प्रेजेंट है, अगर क्या होता है बेटा? इंड्यूसर अगर उपस्थित होता है तो क्या होता है बेटा? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है? ऑन कर देता है। ठीक है, ये अपन जानते हैं। लेकिन ये कह रहा है और इसका उत्पादक प्रेरक अणु से नहीं जुड़ पाता है। तो यहां पर ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है। तो अगर ये म्यूटेशन हो गया, म्यूटेटेड आई क्या कर रहा है? म्यूटेटेड आई प्रोडक्ट जो है वह क्या कर रहा है? वह प्रोडक्ट वह इंड्यूसर के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। नॉट बाइंड विथ इंड्यूसर, इंड्यूसर के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। अगर इंड्यूसर के साथ नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा बेटा? जेड वाई और ए का स्टॉप हो जाएगा। ये जो बनने हैं वह स्टॉप हो जाएंगे। देख लेते हैं। जेड वाई ए जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, नहीं बेटा, ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे। ट्रांसक्राइब्ड कहां से होंगे? ठीक है, जेड वाई जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, जेड वाई और ए जीन अनुवादित नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। ए जो सेकंड ऑप्शन जो है, आरएनए पॉलिमरेज विल बाइंड दी प्रोमोटर रीजन ओनली, जेड विल बी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपके सेकंड जो है चला जाएगा। हॉल्टेड, ट्रांसलेटेड नहीं हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर? यदि एक डीएनए अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तो क्षारक युग्मकों की
अनुमानित संख्या कितनी होगी? बेटा देखिएगा, एक फॉर्मूला है, हालांकि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, मुझसे ज़्यादा तो बायोलॉजी 101%, और ये बात श्योर है, एग्ज़ाम के समय में टीचर से ज़्यादा जो है वह बच्चे जानते हैं, ये श्योर कह रहा हूँ, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, मुझसे ज़्यादा जानते हो। फिर भी थोड़ा सा मैं आपके, मतलब वो कहते हैं ना कि जब अपन सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के ऊपर क्रीम डालते हैं, जिससे अपीयरेंस जो है अच्छा लगे, टेस्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो वही काम मेरे द्वारा अभी किया जा रहा है, ज़्यादा मैं कोई ऐसा बात नहीं है, आप मुझसे काफ़ी अच्छा जानते हैं। देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ डीएनए की, टोटल बेस पेयर और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। टोटल लेंथ का एक फार्मूला है, बिल्कुल इजी फार्मूला है, टोटल लेंथ इक्वल टू टोटल बेस पेयर, टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन B/W लिख रहा हूं, टू बेस पेयर को लिख लेता हूं बेस पेयर, ये जो है फार्मूला होता है। अब ये कह रहा है यदि एक डीएनए अणु की लंबाई दे रखी है 1.1 मीटर, तो इधर मैं लिख लेता हूं 1.1 मीटर इक्वल टू, तो क्षारक युग्मकों की संख्या जो है अपन मान लेते हैं क्षारक युग्म x है, x की जगह x और मल्टीप्लाई एक जैसा दिखेगा, अपन इसको मान लेते हैं a, मान लेते हैं a मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो है अपन सब जानते हैं कि दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वह 0.34 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 0.34 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर डिवाइड बाय 0.34 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो यहाँ पर a जो है लगभग जो है आपके सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर के करीब जो है आपके आंसर आएगा। अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं है, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन में भी नहीं है। 10⁻⁹ ये लिखा हुआ है, 10⁻⁶ ये लिखा हुआ है, 10⁻⁶ ये लिखा हुआ है, 10⁻⁹, ठीक है, ये लिखा हुआ है 10⁻⁹। वो पावर में है, जो टाइप होते वक्त ध्यान रखा नहीं, टाइप भी मैं ही करता हूँ, गलती मेरी है, मैं किसी और को अपने जो भी मटेरियल है वो खुद ही सब कुछ प्रिपेयर खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा 3.3 इंटू 10⁻⁹, 3.3 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर जो है 4 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है चीज़? चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 10 E. coli सेल विथ 15 NDS DNA आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे सॉल्व। देखना बेटा क्या कह रहा है कि एक 15 NDS DNA वाली 10 E. coli कोशिकाओं को 14 N न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में उष्मायित किया जा रहा है। 60 मिनट के बाद कितनी E. coli कोशिकाओं का DNA 15 N में से पूरी तरह मुक्त होगा, पूरी तरह से मुक्त मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बेटा। देखना कैसे करने हैं बेटा, देखिएगा, इसको मैं कर लेता हूं छोटा, हालांकि क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें ही, ठीक है। पहले बात तो आपका जो E. coli है इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम पता होना चाहिए। E. coli का जो मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है, वह मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है बेटा आपके 20 मिनट। दूसरी चीज, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वह होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव। अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, ज्यादा किसी भी तरह का हौच-पौच नहीं करना है। देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, 10 E. coli, 10 को बाद में देखना, 1 से अपन आंसर क्या आता देखते हैं। 1 से आंसर क्या आएगा, अपन 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतनी मैथ आती है। 15 नाइट्रोजन, तो मैं इसको लिखता हूं 15, इसको किस में रखा है बेटा? 14 के अंदर रखा है। 60 मिनट लेने, तो यहां पर आपके खर्च हो गए 20 मिनट, तो यहां पर खर्च हो गए। फिर दूसरी बार में डालोगे 14 के अंदर, तो 20 मिनट यहां पे खर्च हो गए, ठीक है।
फिर तीसरी बार में भी किस में रखना है, 14 के अंदर डालना है, तो यहां पर हो गए 20 मिनट। अब ये पूछ रहा है किस में N15 से पूरी तरह कितनी कोशिकाएं मुक्त होगी। चलो बेटा देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपको काम में लेना है। एक स्टैंड वही, एक नया। चलो बेटा 15 को 14 में डाला तो एक स्टैंड वही, ये 15 वाला है, इसको मैं डाल रहा हूं, सॉरी ये बार बार नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट पहले का आंसर लिखते हैं। यहां पर क्या आंसर आया, यहां पर क्या आएगा बेटा, 15 नया है तो 14, फिर दूसरा स्टैंड 15 वाला और ये 14 वाला। ठीक है, अब यहां पे आंसर देखते हैं बेटा, यहां पे आंसर क्या आएगा, 15 14, ठीक है, फिर 14 फिर क्या आएगा बेटा, 15 14, फिर आएगा 14। अब यहां पे आंसर देखते हैं बेटा, 15 14 14 14 14 14, 14th 14th 15th 14th 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 और 14th। अब ये क्या कह रहा है, कितनी कोशिकाएं डीएनए में 15N में से पूरी तरह मुक्त होगी। यहां पर मुझे बताओ कितनी पूरी तरीके से मुक्त है 15 से। बेटा 1 2 3 4 5 और 6 कोशिकाएं पूर्ण रूप से मुक्त है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको कैसे करना है, अगर 8 कोशिकाएं है तो 8 कोशिकाएं अगर होने पर कितनी मुक्त है बेटा, 6 मुक्त है। अगर 1 कोशिकाएं होती तो कितनी होती है, 6/8। लेकिन मुझे बताओ ये कह रहा है 10 कोशिकाएं, 10 कोशिकाएं हैं तो एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 दी पावर n। चरण कितने कह रहा है बेटा, अगर 2 कोशिकाएं होती तो n, तो अगर अपन यहाँ पे बनाए तो 8 को n बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, n बराबर दे रखा है 3 मल्टीप्लीकेशन टाइम दे रखा है, 3 बार गुणन करना है तो कितनी बनेगी 2 दी पावर 2 दी पावर 3, मतलब 1 अगर कोशिकाएं हैं तो कितनी बनेगी बेटा, 8 कोशिकाएं आपको मिलेगी। लेकिन 10 कोशिकाएं हैं तो 10 से कितनी बन जाएगी, पहले वाले चरण में बनेगी 20, यहां पर कितनी बनेगी 20 से बाद कितनी बनेगी, 20 के बाद बनेगी बेटा 40 और 40 के बाद कितनी बनेगी बेटा 80। ठीक है, अगर 8 कोशिकाएं हैं मिलती है तो उसमें से मुक्त कितनी होती है, 15 से 6। अगर 1 कोशिकाएं होती तो 6/8, लेकिन यहां पर कितनी कोशिकाएं मिलती है बेटा, 80 कोशिकाएं मिलती है। तो 6/8 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 मतलब 60 जो है कोशिकाएं आपके मुक्त मिलेगी, 60 कोशिकाएं। सेकंड जो है ऑप्शन आपके चला जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। दस कोशिकाएं देके क्वेश्चन पूछ सकता है, 20 कोशिकाएं देके पूछ सकता है, 40 कोशिकाएं देके पूछ सकता है, जो भी इसका मन है वो तो पूछ ही सकता है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वही है बेटा, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ठीक है। लेक आई जो होता है वह आपके रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ए का 4 कहीं दे रखा है तो बेटा चौथा ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। लेक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी का थर्ड किस में आ रहा है, बी का थर्ड 1 में ही आ रहा है, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। ठीक है, वाई बनाता है परमिएजेज और ए जो है ए जो है वह बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है बेटा, मिल गया आपको आंसर, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ 2 कथन दिए गए और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको आंसर लगाना है। डीएनए पॉलीमरेजेस catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'। just 1 मिनट बेटा।
देखिएगा बेटा, सॉरी कई बार थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो रिसीव करना पड़ता है, कोई अदरवाइज नहीं लेना। ये कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमरेज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है वह आपके करेक्ट है बेटा, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है आपके करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग replication of DNA on one strand the replication is continuous while the other strand is discontinuous, ये भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो है वह आपके करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो है वह फर्स्ट ही आपका जो है आंसर चला जाएगा। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत आई थिंक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने की जो है गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड के अंदर मैचिंग करना है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा। जीनोम की जो साइज जो है वह आपको मैच करनी है। अगर ज़्यादा नहीं है तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड है वो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन का जो हैप्लॉइड नंबर होता है वह होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ नॉट माइनस, ठीक है। डी का थर्ड जहां पर भी आ रहा है, डी का थर्ड देखो, डी का थर्ड 3 के अंदर आ रहा है तो नहीं बैठा बेटा, ठीक है, नहीं बैठा। अब देखो बेटा, अपन सब जानते हैं, वी नो दैट कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा का सबसे कम होता है, सबसे कम बैक्टीरियोफेज लैम्डा का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम ये रहा, सबसे कम, और ए का सेकंड किस में है? लो भाई ए का सेकंड, एक तो कटा, चलो भाई एक कटा, चलो भाई ए का सेकंड आ गया। फिर हमें पता है कि ई कोलाई का जो होता है, ई कोलाई का आपके 4.6 के करीब इंटू 10⁻⁹ जो है ये है। याद रखने वाली चीज़ें, बी का सी का 4 किस में दे रहा है? थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रहा है, तो आंसर जो है वह आपके ये चला जाएगा। कोशिश करो, ये तो बेटा मतलब वो है ना हिट एंड सॉल्व वाली बात है। हिट एंड सॉल्व क्या कहते हैं आपको, जो भी है पता है। इफ डीएनए कंटेन्ड सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन कंटेन्ड फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। यदि डीएनए में फॉस्फोरस के बजाय सल्फर होता और प्रोटीन में सल्फर के बजाय फॉस्फोरस होता तो हर्शे और चेस प्रयोग का परिणाम क्या होता? बेटा देखना, अगर डीएनए में फॉस्फोरस की जगह सल्फर होता और प्रोटीन में सल्फर की जगह फॉस्फोरस होता तो हर्शे एंड चेस को बिल्कुल अपोजिट, उल्टा रिजल्ट मिलता। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल उल्टा, कि अंदर डीएनए नहीं, अंदर कौन जाता? सल्फर जाता। देख लेते हैं, जीवाणु कोशिका में कोई रेडियोधर्मी सल्फर नहीं बेटा, ये नहीं होता। जीवाणु कोशिका में कोई रेडियोधर्मी सल्फर नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी सल्फर और फॉस्फोरस दोनों नहीं, ऐसा नहीं होता। जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी सल्फर, बिल्कुल थर्ड जो है ऑप्शन आपके चला जाएगा। उल्टा ऑप्शन, अगर उल्टा हो रहा है तो उल्टा ही रिजल्ट मिलता बेटा। जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी फॉस्फोरस तो मिला ही था, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है चीज, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उल्टा कर रहे हैं तो रिजल्ट भी जो है वो आपको उल्टे ही मिलेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लैक ऑपेरॉन, आई आपके कट चुका है। इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड फॉर, जेड अपन सब जानते हैं कि लैक जेड जो होता है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ऑप्शन जो है फर्स्ट आपके चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था बेटा? हर्शे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस साहब ने ही तो दिया था। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जानते हैं मेरे बच्चे, सब जानते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं। देखना क्या दे रखा है, 1944 मैक्लोड फ्रेंड। अच्छा, बहुत ये बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए। 1944 ने डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ प्रिंसिपल मेट विथ स्केप्टिज्म बाय सम बायोलॉजिस्ट। एवरी मैक्लेड और मैककार्टी ने किया था। हर्शे एंड चेस ने 1952 में 30 मतलब 28 से 52 तक कितने सालों का फर्क है बेटा? 2 और
लगभग मतलब कह रहे हैं ना 24 साल बाद, 24 ही होगा, 24 साल बाद इन्होंने प्रूव किया था। देखो बेटा कितना साइंटिस्ट लोगों के इतना टाइम। यूकैरियोटिक में डीएनए की प्रतिकृति किस में होती है बेटा? एस फेज में होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है। नेक्स्ट देखना बेटा, ओके अगला देखो। अच्छा चलो बेटा, ये आपके कुछ क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर लेके आएंगे वही भी मोलिकुलर बायोलॉजी के ही कुछ एमसीक्यूज और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ। अच्छा सेव कर लेते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ठीक है। कहाँ करना है? स्टोरेज के अंदर करना है, क्रैश कोर्स और बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं MCQs ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, MCQs ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है बेटा? MCQ आई थिंक 4th लेक्चर होगा ये MCQ का, और भी लाऊंगा 3-4 लेक्चर और आपके सामने, 3 या 2 लेक्चर जो है, देखते हैं कितने आते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ